देर के लिए तो उसे होश ही नहीं रहता और होश में आने के लिए उसे टाइम लगता है। तब जाकर उसे समझ में आता है कि सरदार ने उसके साथ खेल खेला है। असल में उसने बोला था कि वो अकेला कार्तिक के साथ लड़ेगा, जबकि लड़ने के वक्त उसके सारे साथी एक साथ आ गए और कार्तिक पर हमला बोल दिया। कार्तिक ने गुस्से से उस आदमी से कहा, कमीने, तुझे कहां से ये फेयर गेम लग रहा है? तूने धोखे से मुझ पर हमला किया है। कार्तिक की बात सुनकर सरदार ने हंसते हुए कहा, मैंने कब कहा कि हम 1-to-1 खेलेंगे? मैंने कहा था कि हम फेयर गेम खेलेंगे। जैसे ही कार्तिक को इस आदमी की बात समझ में आई तो 1 मिनट के लिए वो दंग रह गया, क्योंकि अभी अभी एक प्रिमिटिव आदमी ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। इस आदमी को ध्यान से देखने के बाद कार्तिक को ये आदमी कुछ अलग ही लग रहा था। ये बाकी लोकल लोगों से थोड़ा अलग था। इसे देखकर कार्तिक को कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। जब कार्तिक ने देखा कि यह आदमी इनके यहाँ की लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से बोल रहा है तो ये देखकर कार्तिक कुछ देर के लिए सोचने लग गया। फिर उसे समझ में आया कि ज़रूर यह आदमी भी बाहर से ही भागकर यहाँ आया होगा। हालांकि कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी इन प्रिमिटिव लोगों के साथ हाथ मिलाकर यहीं क्यों रहने लगा और इनका सरदार क्यों बन गया। कार्तिक ने गुस्सा करते हुए उस आदमी से पूछा, ये क्या बकवास है? तुमने मुझे बांधा क्यों? अचानक से ही उस सरदार ने कार्तिक को अपने लोगों को कहकर बंदी बना लिया और कार्तिक को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए कार्तिक ने ही उससे ये बात पूछी थी। कार्तिक का सवाल सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पकड़ने के लिए कौन आया? हम तो यहाँ पर खूबसूरत लड़की को कैद करने के लिए आए हैं। तुम्हारे साथ जो खूबसूरत लड़की यहाँ से भागकर जा रही थी, हमें उसी की जरूरत है। तुम उसे वापस लेकर आओ। हमें उस लड़की को किंग को सौंपना है। कार्तिक ने जैसे ही उस आदमी की बात सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे समझ नहीं आया कि ये किंग कौन है, इसीलिए उसने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए पूछा, हू द हेल इज दिस किंग? कार्तिक का सवाल सुनकर सरदार ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वहां खड़े होकर कार्तिक के सवालों का जवाब दे। उसने अपने साथ आए हुए लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, यह आदमी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसे तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाता। सरदार के इतना कहते ही एक आदमी सामने से चलते हुए कार्तिक के पास आया। उसकी दोनों आंखों में इस वक्त गुस्सा तैर रहा था। वो कार्तिक को गुस्से से देख रहा था। इस वक्त इस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। कार्तिक अभी तक समझ चुका था कि इस कुल्हाड़ी से इन लोगों ने कई लोगों को मारा है और इस बार बारी कार्तिक की है। पर कार्तिक उन लोगों में से नहीं था जो चुपचाप बैठकर अपनी मौत का इंतजार करे। कार्तिक वापस खड़े होकर इन लोगों से लड़ना चाहता था, पर उसके सिर पर इतनी तेज मारा गया था कि एक भारी सी लकड़ी उसके सिर से टकराकर टूट गई थी। वो तो कार्तिक की हिम्मत थी, वरना अभी तक वो कब का हिम्मत हार चुका होता। कार्तिक ने देखा कि सामने खड़ा हुआ आदमी उसकी गर्दन पर एक तेज तर्रार चाकू रखने वाला है और उसकी गर्दन को उसके सिर से अलग करने वाला है। ये देखकर कार्तिक अपनी जगह से खड़ा होना चाहता था। उसने कई बार अपने हाथों को जमीन पर रखकर पूरी हिम्मत के साथ खड़े होने की कोशिश की थी, पर अभी उसका भी सिर चकरा रहा था और उसकी हिम्मत उसका साथ नहीं दे पा रही थी। सामने खड़ा आदमी कार्तिक के बगल में आया। उसने उसे उठाकर घुटनों के बल बैठा दिया। फिर वो उसके गर्दन पर चाकू को रखकर काट कर मारने ही वाला था, तभी एक तेज तर्रार आवाज वहां खड़े सारे लोगों के कानों में गूंजी, सब लोग अपनी जगह पर रुक जाओ। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने ये आवाज सुनी तो उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आ रही थी। सामने खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि रितिका थी, जो वापस आ गई थी। रितिका को अपने सामने देखकर सरदार ने कार्तिक की गर्दन से चाकू हटाने के लिए कहा और हंसते हुए रितिका को देखकर बोला, तुम अपने आप ही वापस आ गई, बहुत बढ़िया, तुमने मेरी मेहनत को खराब होने से बचा दिया। इस आदमी की बात सुनकर रितिका ने गुस्से से कहा, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। रितिका की आवाज सुनकर कार्तिक ने हल्की बेहोशी की हालत में कहा, तुम वापस क्यों आई रितिका? कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने सामने खड़े अजनबियों को कोल्ड एक्सप्रेशन से देखते हुए कार्तिक से कहा, मैं तुम्हें यहाँ अकेले कैसे मारने दे सकती थी? रितिका की आवाज सुनकर कार्तिक ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वापस आ जाने से ये लोग मुझे जिंदा वापस जाने देंगे? तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। इन प्रिमिटिव लोगों के लिए नियम और कानून तो कोई मायने रखते नहीं थे। इन लोगों की आंखों में सिर्फ सामने वाले की ताकत की ही कदर थी, और जो लोग कमजोर होते थे ये लोग उनको जीने नहीं देते थे। जो लोग ताकतवर होते थे उनके सामने या तो ये लोग मर जाते थे या उनसे हाथ मिलाकर उन्हें अपनी ताकत का एक हिस्सा बना लेते थे। कार्तिक भले ही बड़े खानदान का बेटा था, पर इन लोगों के सामने वो सिर्फ एक कमजोर आदमी था। यहाँ पर चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और बड़े बड़े पेड़ थे। यहाँ पर रहने वाले लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में इन लोगों को अपने परिवार और ताकत के बारे में बताकर कार्तिक बिना वजह मजाक नहीं बनवाना चाहता था। रितिका ने कबीले के सरदार की तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने साथ अपने किंग के पास ले जाने आए हो? रितिका की बात सुनकर कबीले के सरदार ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम अपनी मर्जी से हमारे साथ चलोगी हम तुम्हारे लिए कोई और दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। कबीले के सरदार की बात सुनकर रितिका ने अपने पास में से एक चाकू निकाला और अपनी गर्दन पर रखते हुए कहा, अगर मैं खुद को मार लूंगी तो तुम लोगों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने रितिका की बात सुनी तो सारे लोग हैरान रह गए और कबीले का सरदार नर्वस होकर रितिका को देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ भी गलत मत करना। कबीले का सरदार इस वक्त इतना ज्यादा परेशान इसलिए हो गया था क्योंकि उनके किंग ने उसे ऑर्डर दिया था कि आसपास के कबीले में से जो उसे सबसे खूबसूरत लड़की लगे उसे पकड़कर लाना है, वरना उसे मार दिया जाएगा। और कबीले का यह सरदार खुद की जान के सिवाय किसी से प्यार नहीं करता था। अगर कबीले का सरदार ये मिशन पूरा नहीं कर पाया तो पता नहीं वापस जाने पर किंग उसे क्या सजा देगा। हो सकता है कि सजा के तौर पर किंग उससे उसकी जिंदगी ही छीन ले। कितना ढूंढने के बाद अब जाकर सरदार को इतनी खूबसूरत लड़की दिखी थी, और ऊपर से ये बाहरी दुनिया की थी जो किंग को बहुत ज्यादा पसंद थी। जितनी जल्दी किंग लड़की को अपने पास देखेगा उतनी जल्दी सरदार को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसीलिए सरदार किसी भी हालत में रितिका को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता था। तभी अचानक उसे रितिका की आवाज सुनाई दी। रितिका ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए उस सरदार से कहा, कार्तिक को जाने दो, मैं तुम लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। जैसे ही बगल में खड़े कार्तिक ने रितिका की बात सुनी तो उसने परेशान होते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम रितिका? कार्तिक ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रितिका इतने मुश्किल वक्त में बाकी लड़कियों के जैसे ही इतना इरेशनल डिसीजन लेगी।
वो इस वक्त इन लोगों के साथ सौदा कर रही थी, वो भी अपनी जान का। कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़की इतनी इमोशनल फूल कैसे हो गई। अभी तक कार्तिक को समझ आ गया था कि ये प्रिमिटिव लोग नियम और कानून को तो बिल्कुल नहीं मानते और इनके सामने कोई भी शर्त रखना बेकार है, क्योंकि ये लोग अपनी जुबान की भी कोई कदर नहीं रखते थे। अभी तक कार्तिक और रितिका को यही लग रहा था कि सामने खड़ा सरदार कबीले का असली राजा है, पर किसे पता था कि इसके ऊपर भी एक राजा है जिसके लिए वो काम करता है। अपना सिर ना कटवाने के लिए उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और रितिका की बात को मानने के लिए तैयार होते हुए बोला, मैं इसकी जान बख्श दूंगा, पर इसे जान ही नहीं दूंगा। मैंने डिसाइड किया है कि इसे जिंदगी भर अपना गुलाम बना के रखूंगा। जैसे ही रितिका ने कबीले के सरदार की बात सुनी तो उसने तेज आवाज में अपनी बात कहते हुए कहा, क्या कहा तुमने? कार्तिक को अपना गुलाम बनाओगे? सपने में बनाना, क्योंकि मैं इसे यहाँ से आजाद करवाने के बाद ही तुम लोगों के साथ जाऊंगी। अपनी बात कहकर अगले ही पल रितिका ने चाकू को खोल लिया और अपनी पूरी ताकत से अपनी गर्दन पर रखकर चाकू को हल्के से अपने गले पर चलाया, जिससे खून की हल्की हल्की लकीर दिखाई देने लगी। जैसे ही कबीले के सरदार ने यह देखा तो वो घबरा गया और घबराते हुए बोला, नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करो, मैं तैयार हूं, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। सरदार को डर लग रहा था कि कहीं फिर से रितिका खुद के साथ कुछ ना कर ले, इसीलिए उसने तुरंत उसकी बात मानने के लिए हाँ कह दी। सरदार को अच्छे से पता था कि सामने खड़ी लड़की बड़ी हिम्मत वाली है, इसीलिए एक बार यहाँ से जाने के बाद अपने दोस्त को बचाने के लिए वो वापस आ गई। ऐसी लड़की अपने दोस्त के लिए जान देने से पीछे कभी नहीं हटेगी और फिर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी रितिका की बात माननी पड़ी। सरदार ने अपने मन में सोचा कि उसे फिलहाल रितिका की बात मान जानी चाहिए। जब उसके हाथ कोई मौका लगेगा तो वो कार्तिक के साथ अपना हिसाब पूरा कर लेगा। वो जैसा चाहता है कार्तिक के साथ वैसा करके रहेगा। और सबसे जरूरी बात, ये लोग यहाँ पर रितिका को अपने साथ लेने आए थे, ना कि कार्तिक को कुछ करने। वहीं दूसरी तरफ रितिका ने अपने मन में कुछ अलग प्लान बना के रखे हैं, जिन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए उसे यहाँ तक आना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि कम से कम अगर वो रितिका के साथ जाएगा तो मौका देखकर उसकी जान बचाने की कोशिश करेगा और अपनी सिचुएशन को सही करने की कोशिश करेगा। इसके लिए रितिका को इस बात के लिए हाँ कहनी होगी कि कबीले का ये सरदार कार्तिक को अपने साथ ले जाए। तभी अचानक से कबीले के सरदार ने अपने आसपास के लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इन लोगों को यहाँ से ले जाओ। कबीले का सरदार इस बात से खुश था कि उसने कम से कम कार्तिक की ये हालत कर दी थी कि वो बिना इलाज के ठीक नहीं हो सकता था। उसे मारकर सरदार को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। सरदार को इस बात का बहुत गुस्सा था कि कार्तिक ने उसके 2 लोगों को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था और इसी बात का बदला लेने के लिए वो कार्तिक को मार रहा था। इस वक्त 3 लोगों के दिमाग में अपने अपने आइडियाज चल रहे थे और तीनों को ही एक दूसरे के ख्यालों के बारे में कुछ नहीं पता था। अब देखते हैं कि ये लोग अपने आइडिया पर कैसे काम करते हैं और किस। इस वक्त रितिका, कार्तिक और कबीले का सरदार तीनों के दिमाग में अलग अलग प्लानिंग चल रही थी और तीनों ही एक दूसरे की प्लानिंग से अनजान थे। कबीले के सरदार ने अपने लोगों को आदेश देते हुए कहा, इस लड़के को यहाँ से ले जाओ। कार्तिक को ले जाते वक्त एक सबॉर्डिनेट ने देखा कि लिटिल निशा वहीं पर डरी सहमी रितिका के बगल में खड़ी हुई है। ये देखकर उसने सरदार की तरफ आंखों ही आंखों में सवालिया लहजे में पूछा कि इस लिटिल निशा का करना क्या है। अपने सबॉर्डिनेट का सवाल सुनकर सरदार ने एक नजर प्यारी सी लिटिल निशा की तरफ डाली और फिर कूल एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये बच्ची भी बहुत खूबसूरत है, इसे भी हमारे साथ ले चलते हैं, हम इसे किंग को सौंप देंगे, हो सकता है कि किंग को भी ये लड़की पसंद आ जाए। इतना कहकर कबीले के सरदार ने अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा कि वो लोग रितिका और कार्तिक के साथ लिटिल निशा को भी उस लकड़ी के बने हुए पोल से बांधे और इन सबको साथ लेकर चले। कबीले का सरदार इन सबको लेकर अपने लोगों के साथ उसी प्रिमिटिव ट्राइब के लोगों के पास आ गया जहां पर कार्तिक अभी तक रुका हुआ था। जब प्रिमिटिव लोगों ने देखा कि इस खतरनाक कबीले के सरदार ने कार्तिक और रितिका की ऐसी हालत कर दी है तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन लोगों के लिए खड़े होकर स्टैंड ले सके। यहाँ तक कि लिटिल निशा भी इनके साथ थी, पर फिर भी उन्होंने अपने कबीले की लड़की के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। वो लोग वहीं बैठे रहे और आंखों में नमी लिए कार्तिक और बाकी लोगों को यहाँ से जाते हुए देखने लगे। इन सब लोगों को पता था कि लकड़ी के पोल से इंसान को बांध कर ले जाना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। इससे बंधे हुए इंसान को काफी दर्द होता है और ये देखकर इन लोगों को काफी बुरा लग रहा था। एक तो कार्तिक को पहले से ही बहुत तेज चोट लगी हुई थी, क्योंकि कबीले के सरदार और बाकी लोगों ने मिलकर उसे भारी वाली लकड़ी से मारा था और अब ऊपर से उसे इस तरह सामान की तरह ढोकर ले जा रहे थे, जिससे कार्तिक को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से जल्दी ही कार्तिक उस लकड़ी के पोल पर बंधे बंधे बेहोश हो गया और जब तक वो वापस होश में आया तब तक वो कबीले के सरदार यानी किंग के पास पहुंच चुका था। कार्तिक को कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितने टाइम से बेहोश था और इसे कितनी दूर लेकर आया गया है और इस वक्त वो किस जगह पर है। कार्तिक ने थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश की। उसके हिसाब से उसे पता चला कि वो जिस जगह पर और जिस कबीले के लोगों के साथ पहले रह रहा था उस वक्त उसे वहां से कुछ दूरी पर लेकर आया गया है। इतने दिनों में आज पहली बार कार्तिक को पता चला था कि इस पूरे माउंटेन में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जिनमें से कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा खतरनाक। कार्तिक को तो ऐसा लग रहा था जैसे फिलहाल वो किसी ट्राइब में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विलेज में आया है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग थे। यहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी और अंदर बहुत सारे कच्चे घर बने हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर एक छोटा किला बना हुआ है जिसके चारों तरफ बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। इसी वक्त कार्तिक को यह भी पता चल गया कि यहाँ पर 5 से 6 हंटिंग सरदार थे और सभी दिखने में बहुत खूंखार लग रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन सभी हंटिंग सरदारों को किंग ने यही काम दिया था। उन्होंने कहा था कि सबको खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ लेकर आना है, जबकि कार्तिक को जो सरदार लेकर आया था वो अपने साथ 2 लड़कियों को और कार्तिक को लेकर आया था। वहीं बाकी सारे लोग 8-7 खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ लेकर आए थे।
इन सब लोगों के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था कि इनमें कोई दया नाम की चीज नहीं है और ना ही इनमें कोई करुणा है। ये लोग औरतों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं और जैसे ही रितिका को यहाँ लेकर आया गया तो उसे और लिटिल निशा को लकड़ी के पोल से उतारा गया और फिर उन सबको एक साथ बड़ी सी जेल में डाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को एक छोटी सी जेल में रखा गया जहां वो अकेला था। किस्मत से उसकी जेल रितिका की जेल से ज्यादा दूरी पर नहीं थी और वो दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को अच्छे से देख सकते थे। जब सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया तो हंटिंग टीम के सरदार इकट्ठा होकर उस गांव में बने एक बड़े से घर में गए जो गांव के बीचों बीच बना हुआ था। कार्तिक ने अनुमान लगाया कि जिस किंग की ये सरदार बात कर रहे थे वो यहीं रहता होगा। ये लोग अंदर अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाकर किंग से अपना इनाम लेने गए होंगे। लॉकअप में बंद होने के बाद रितिका ने कार्तिक को देखकर उससे कहा, कार्तिक क्या तुम ठीक हो? मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे सिर पर काफी चोट लगी है और खून भी बह रहा है। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने अपने सिर पर हाथ लगाकर देखा जहां उसे चोट आई हुई थी। उसे भी महसूस हो रहा था कि उसे तेज चोट लगी है। जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे किया तो उसके हाथ पर बहुत सारा खून लग गया। एक बार तो कार्तिक घबरा गया, पर फिर रितिका को परेशान देखकर उसने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी अपने आप को संभाल सकता हूँ। अपनी बात कहकर कार्तिक चारों तरफ उस गांव में देखने लगा जैसे यहाँ के हालत और बाकी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हो। कार्तिक को हर हाल में यहाँ से भागना था और रितिका और लिटिल निशा को अपने साथ सही सलामत लेकर जाना था। पर यहाँ से भागने से पहले उसे आसपास के हर एक चीज के बारे में सब कुछ पता करना था। इसीलिए वो ध्यान से कोने कोने को देख रहा था। कार्तिक जितना ज्यादा उस गांव को देख रहा था उतना ज्यादा हैरान हो रहा था। उसने जितना सोचा था ये गांव उससे भी ज्यादा बड़ा था और इस वक्त गांव में कई 100 से ज्यादा लोग थे। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो स्पेशल मार्शल आर्ट में धुरंधर हैं और किसी को भी पल भर में हरा सकते हैं। इतने ताकतवर लोगों को अपने आसपास देखकर कार्तिक भागने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से पूरे गांव में एक तेज आवाज गूंजने लगी। उस आवाज को सुनकर गांव में जितने भी लोग थे वो सब अपने घुटनों पर बैठ गए। कार्तिक ने भी उस आवाज का पीछा किया और पीछा करते हुए उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज आ रही थी। इस वक्त उस बड़े घर से काफी तेज आवाज आ रही थी और अगले ही पल बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप में चलते हुए बाहर आ रहे थे। कार्तिक ध्यान से उन लोगों को देख रहा था तभी एक बहुत डरावना सा दिखने वाला आदमी भीड़ में से निकलते हुए आ रहा था जिसकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी। उसने अपने सिर पर एक ताज पहना हुआ था। भीड़ में से बाहर आते ही इस आदमी ने सबसे पहले उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ देखा जिन्हें बंदी बनाकर लाया गया था। उसके बाद इसने अपना सिर सहमति में हिला दिया, जैसे इन लड़कियों को देखकर उसे सेटिस्फेक्शन मिल गया हो। उन लड़कियों को देखने के बाद अगले ही पल उस किंग ने कार्तिक को देखा। अभी जो खूबसूरत लड़कियां कैद थी उन्हें छोड़कर इस वक्त किंग कार्तिक के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। किंग सब लोगों को पीछे छोड़कर धीरे धीरे चलकर कार्तिक की तरफ आ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ पल के लिए उसे देखने के बाद किंग ने कार्तिक से पूछा, तुम हमारे ट्राइब के नहीं हो, बाहर से आए हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने हमारे इस माउंटेन एरिया में कदम क्यों रखा? इस आदमी को अपनी भाषा बोलते हुए देखकर कार्तिक को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि कार्तिक साफ साफ देख सकता था कि ये किंग खुद भी यहाँ का रहने वाला नहीं है। किंग का सवाल सुनकर कार्तिक ने आधा सच बताते हुए कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं और बचते बचते यहाँ तक आ गया। कार्तिक को अभी तक समझ नहीं आया कि ये किंग उससे बात करने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, इसीलिए उसने अभी तक अपनी असली पहचान उसे बताई नहीं थी। हालांकि इस वक्त तक कार्तिक के चेहरे पर बहुत ही शांति से भरे एक्सप्रेशन थे जिन्हें देखकर बाकी सब लोग उसे गुस्से से देख रहे थे। खास करके वो आदमी जो कार्तिक को यहाँ पर पकड़कर लाया था। उसने गुस्से से कार्तिक से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग से आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की? जब तुम्हें दिख रहा है कि बाकी लोग घुटने टेक कर उसके सामने बैठे हैं, तुम अभी तक उसके सामने क्यों नहीं झुके? तुम जैसा गुलाम मैंने पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। अपने कबीले के सरदार की बात सुनकर किंग ने हाथ दिखाकर उस आदमी को आगे बोलने से रोक दिया और अचानक से जोर जोर से हंसने लगा और अगले ही पल कार्तिक से बोला, बिजनेसमैन, तुम काफी किस्मत वाले हो जो कहीं से भागते हुए यहाँ पर आ पहुंच गए। जब तक मैं सहमति नहीं दूंगा तब तक कोई भी तुम्हारे हाथ नहीं लगा सकता है। किंग की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कार्तिक को थैंक यू कहते हुए देखकर किंग ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे। हाँ, अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया और मन लगाकर काम किया तो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा और जल्दी ही शिकारी दस्ते का सरदार बना दूंगा। यहाँ बाकी के लोग भी तुम्हारी ही तरह हैं, उन सबको मैंने ही सरदार बनाया है। अभी तक किंग ने अपनी बातों से कार्तिक को बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। किंग की बात सुनकर कार्तिक ने उससे सवाल करते हुए पूछा, आप लोग बाहर से आए हैं तो यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? आप सभी वापस अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कार्तिक ने ध्यान से गांव के लोगों को देखा। यहाँ ज्यादातर सारे लोग बाहरी दुनिया के लोग ही लग रहे थे। कोई भी उसे पहले वाली प्रिमिटिव ट्राइब जैसा नहीं लग रहा था। यहाँ रहने वाले 1/3 से ज्यादा लोग बाहर की दुनिया के लोग ही लग रहे थे। उनमें से कोई भी यहाँ का लोकल इंसान नहीं लग रहा था। कार्तिक को अभी अभी अचानक से याद आया कि पहले वाली प्रिमिटिव ट्राइब के लीडर ने उसे बताया था कि आज तक जो भी इंसान इस माउंटेन एरिया में आया है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं गया है। बाहर के लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ डरावना है, इसीलिए वो लोग यहाँ आते ही सारे मर गए होंगे। पर किसने सोचा था कि उनमें से मरा तो शायद ही कोई होगा। वो सारे लोग अच्छे से जी रहे थे और साथ ही साथ उन लोगों ने अपना खुद का एक साम्राज्य बना लिया था और अपनी मनमर्जी चला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब किंग ने कार्तिक का सवाल सुना तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया और एक तेज खूंखार हंसी हंसते हुए कार्तिक को जवाब देते हुए बोला, मैं बाहर की दुनिया के लिए अपना ये बसा बसाया साम्राज्य क्यों छोड़ूंगा? ये मेरी दुनिया है, यहाँ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलता है।
मेरा इंसाफ चलता है। और इतना कहते हुए उस किंग ने अपने दोनों हाथों को पूरी तरह फैला लिया और इस पूरे गांव को अपना बताकर खुश होने लगा। किंग ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, यहाँ पर मैं ही भगवान हूँ। इस पूरे जंगल में दूर दूर तक मेरे अलावा कोई और राजा नहीं। यहाँ जितने भी अलग अलग प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो सब मेरे सामने अपना सिर झुकाते हैं और मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जो चाहूँ वो उन लोगों से काम ले सकता हूँ, चाहे वो फिर खूबसूरत लड़कियां क्यों ना हो। इतनी अच्छी दुनिया छोड़कर मैं बाहर के धक्के क्यों खाऊंगा। जैसे ही कार्तिक ने इस आदमी की बात सुनी तो मन ही मन इसे कोसने लगा। उसे इन सब लोगों पर गुस्सा आ रहा था जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते थे। आपको क्या लगता है कार्तिक कभी इस जंगल से बाहर जिंदा निकलकर जाएगा? वो मन ही मन इन लोगों को गालियां देने लगा। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि यह आदमी अपने लालच के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाकी लोगों को जीते जी मार रहा था। और इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले अच्छे लोगों के साथ भी बुरा कर रहा था। कार्तिक बहुत कुछ कहना चाहता था पर फिर भी उसने खुद को शांत रखा और कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त वो और दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। अगर वो राजा के सामने कुछ भी बोलता तो राजा उसे अपनी इंसल्ट समझता और पता नहीं इसके बाद कार्तिक और रितिका के साथ क्या करता। पहले ही कार्तिक ने बहुत सारे दुश्मन पाल रखे थे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। ऊपर से कार्तिक एक बार फिर से जेल में आकर बंद हो गया था। ऐसे में कार्तिक का अपना गुस्सा निकाल कर अपने दुश्मनों को और ज्यादा भड़काना नहीं चाहता था। अभी तक कार्तिक को इस जंगल के बारे में और इस साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। जिस हिसाब से ये राजा बातें कर रहा था उस हिसाब से कार्तिक को इस पूरे माउंटेन एरिया की कहानियां सुलझती हुई दिखाई दे रही थी। कार्तिक समझ गया था कि इस माउंटेन एरिया को लेकर, इन पहाड़ों को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं वो ऐसा कुछ है नहीं और यहाँ पर कोई रहस्य छुपा हुआ नहीं है। जो लोग यहाँ आते थे वो इसीलिए वापस नहीं जा पाते थे क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से ज्यादा चल नहीं पाते थे, या फिर यहाँ रहने वाले जंगली जानवर उन्हें शिकार बना लेते थे। और जो लोग बच जाते थे उन्हें ये राजा अपने साम्राज्य में ले आता था और अपना गुलाम बना लेता था। कुछ लोग जो किसी भी हाल में यहाँ नहीं रहना चाहते थे और यहाँ से वापस जाना चाहते थे, जैसे कि कार्तिक, उन लोगों को ये राजा वापस नहीं जाने देता था और अपने शौक के लिए वो इंसान ताकतवर होने की वजह से राजा की जिंदगी जी रहा था और बाकी लोग उसके गुलाम बन गए थे। राजा के साथ साथ बाकी लोग भी यहाँ बाहर से आए हुए थे और सारे लोग यहाँ रह रहे थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें जबरदस्ती यहाँ रहने के लिए कहा गया था या उन्हें मैनिपुलेट किया गया था। यहाँ पर राजा बार बार कार्तिक को खुद के लिए काम करने के लिए कह रहा था। हालांकि कार्तिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये राजा यहाँ का शासक है या कुछ और। कार्तिक बस हर हाल में यहाँ से वापस जाना चाहता था और वो भी जिंदा। राजा के बार बार कार्तिक को यहाँ रुक कर उसके लिए काम करने को कहता देख कार्तिक समझ गया था कि यहाँ रहने वाले लोकल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि इस राजा के पास बाहरी दुनिया के अपने खुद के लोग बहुत कम हैं और इसीलिए वो अपना दबदबा बनाने के लिए बाहरी दुनिया के लोगों को अपने साथ शामिल करना चाहता है। यहाँ रहने वाले लोग ना तो बाहर की भाषा समझते थे और ना ही बाहर का कल्चर समझते थे। उन लोगों का अपना कल्चर, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा थी जिसके साथ वो लोग बहुत खुश थे और मरते दम तक वो लोग इस राजा के लिए कभी काम नहीं करना चाहते थे। इसीलिए राजा हर हाल में कार्तिक को अपनी तरफ करना चाहता था। जब से इस पूरे माउंटेन इलाके के बारे में बाहर ये अफवाह फैली थी कि यहाँ पर कोई जादुई शक्ति है या लोग यहाँ आने के बाद वापस नहीं जा पाते हैं, तो मुश्किल से ही कोई ऐसा होता था जो हिम्मत करके माउंटेन एरिया में आ पाता था ताकि यहाँ का राज जान सके। हालांकि राज जानने के बाद भी वो इंसान वापस तो जा नहीं पाता था। राजा ने कार्तिक को देखते हुए उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुककर मेरे गुलाम बन जाओ। सिर्फ कुछ समय के लिए ही गुलाम रहना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा और साथ में खुश करने के लिए सुंदर सुंदर लड़कियां भी। राजा की बात सुनकर कार्तिक ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, क्या तुम ये छोटी मोटी चीजें देकर मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। कार्तिक की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कार्तिक से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जो हंटर टीम का सरदार कार्तिक को कैद करके यहाँ लाया था वो भी कार्तिक की बात पर आग बबूला हो गया। जब उसने देखा कि कार्तिक राजा से इस तरह से बात कर रहा है तो उसने कार्तिक को गाली देते हुए कहा, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा से ऐसे बात करने की? तुझे इसके लिए कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इतना कहकर सरदार ने अपनी कमर पर बंधे हुए एक बड़े से बेल्ट को निकाला और कार्तिक को मारने के लिए आगे बढ़ने ही लगा ताकि कार्तिक को राजा के सामने बोलने की सजा दे सके। सरदार को अपनी तरफ आते हुए देख कार्तिक ने बिना किसी डर के कहा, अगर तुम मुझे मारकर सबक सिखाना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। अगर तुमने मुझे या मेरे लोगों को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो ध्यान रखना तुम्हारा ऐसा बुरा हाल होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। राजा, जो काफी देर से कार्तिक को ध्यान से देख रहा था, उसकी हिम्मत देखकर राजा ने कार्तिक से पूछा, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम्हारी पहचान है? तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम कोई साधारण बिजनेसमैन हो। राजा की बात सुनकर कार्तिक ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं एक साधारण बिजनेसमैन हूँ जिसके पास सिर्फ 18 बिलियन रुपीज है। जैसे ही राजा ने कार्तिक की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। हैरान होते हुए कार्तिक से बोला कि 18 बिलियन रुपीज तुम्हें छोटी बात लग रही है? राजा के साथ साथ वहां उसके जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे वो सब कार्तिक की बात सुनकर एकदम दंग रह गए। यहाँ का सो कॉल्ड राजा जो इस पूरे माउंटेन को अपने हिसाब से चलाता था, यहाँ रहने वाले लोगों पर जबरदस्ती करता था, उसके खुद के पास आज इतने पैसे नहीं थे। इस माउंटेन इलाके में आने से पहले वो सिर्फ एक बॉक्सर था। बॉक्सर होने के दौरान इस राजा ने कुछ अमीर घर के लड़कों को मार दिया था और अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी ही जान के साथ खिलवाड़ करके इस सैवेज माउंटेन इलाके में आना पड़ा।
अपनी जान को खतरे में डालकर ये बॉक्सर जब इस माउंटेन इलाके में आया तो यहाँ आकर इसे पता चला कि यहाँ पहले से कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स का बसेरा है। शुरुआत में गलती से या कहें कि बदकिस्मती से ये राजा कैनिबल लोगों के हाथ लग गया जो इंसानों को खाते थे और ऑलमोस्ट उन लोगों का शिकार बन चुका था। पर किस्मत से इसने अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग और ताकत का इस्तेमाल किया और उन लोगों से बचकर वहां से भाग गया। वहां से भागने पर किसी अच्छे प्रिमिटिव ट्राइब के लोगों ने इसे बचाया और इसका साथ दे दिया। इन्होंने इसे अच्छा खाना दिया और रहने के लिए अच्छी जगह भी दी। यहाँ रहने के बाद इस बॉक्सर को यहाँ की जिंदगी अच्छी लगने लगी। ये जानता था कि किसी भी हालत में यहाँ से भागकर वापस बाहर की दुनिया में जाया नहीं जा सकता, क्योंकि अमीर घर के वो लोग आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। इसीलिए इसने यहीं पर रहना ठीक समझा। धीरे धीरे इस बॉक्सर का मन फैलने लगा और इसने यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का दिल जीता और उन लोगों के साथ मिलकर अपनी खुद की एक पावरफुल ट्राइब बना ली। बहुत से लोग ऐसे थे जो इस बॉक्सर से पहले और बाद में इस जंगल के बारे में पता करने के लिए यहाँ आए थे और यहीं फंस कर रह गए। इस बॉक्सर ने उन सब लोगों को अपने यहाँ पनाह दी और फिर धीरे धीरे उन सबको यहीं पर रहने के लिए कन्विंस कर लिया। धीरे धीरे सारे लोग यहाँ रहने लगे, जिससे इस बॉक्सर की ताकत बढ़ने लगी और अपने आप को राजा मानकर बाकी लोगों पर हुकूमत करने लगा। बाकी लोग भी सब कुछ भूलकर यहीं पर रहने लगे और यहाँ के रहन सहन भाषा को सीखकर इस राजा के हर गलत बुरे सही सब में इसका साथ देने लगे। फिलहाल इस राजा के नीचे दर्जनों अलग अलग छोटी बड़ी जनजातियां काम कर रही थी और ये उन सब पर अपनी हुकूमत चलाता है। यहाँ पर इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि इसने राजा होने के सारे शौक पूरे करने शुरू कर दिए। किसी को कभी भी कहीं भी मार डालना, किसी भी लड़की को उठा लाना, इसके लिए तो ये सब कोई बड़ी बात थी ही नहीं। धीरे धीरे और भी लोग यहाँ आते रहे और उन सब लोगों को इसने सबसे पहले अपने लिए काम करने के लिए कहा। जिन लोगों ने मान लिया वो लोग खुशी खुशी रह रहे थे और जिन लोगों ने उसकी बात को नहीं माना उन्हें जबरदस्ती अपनी बात मनवाकर उनके साथियों को मारकर उनमें डर पैदा करके उसने उन्हें अपने लिए काम करने को मजबूर कर दिया। राजा हर हाल में ये कोशिश करता रहा कि वो कभी भी यहाँ आए हुए लोगों को वापस ना जाने दे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके यहाँ रहने की खबर बाहर के उन अमीर परिवारों को लगे। इसीलिए सारे लोग यहीं पर रह जाते थे और बाहर के लोगों को पता लगता था कि यहाँ कुछ अजीब ताकत है, जिसकी वजह से एक बार यहाँ पहुंचने के बाद कोई भी वापस नहीं लौट पाता। हालांकि जब इस राजा ने सुना कि कार्तिक यहाँ पर किसी पनिशमेंट से बचने के लिए अपनी जान बचाकर इस माउंटेन इलाके के अंदर आया है, तो ये जानकर इस राजा का दिल खुश हो गया। इसे लगने लगा कि कार्तिक यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता है, क्योंकि अगर इस माउंटेन इलाके से वो बाहर गया तो उसके दुश्मन उसे फिर से पकड़ लेंगे और इसके पास अपनी जिंदगी बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसीलिए इसने तुरंत अपनी शर्तें कार्तिक के सामने रख दी। राजा को लग रहा था कि कार्तिक इसकी बात मान जाएगा और इसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ राजा के सामने रख देगा और राजा को उसका खाना, उसकी बंदी और जिस जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो सब कुछ अपने पास रखेगा और जब तक उसका मन नहीं भरेगा अपने पास ही रखेगा। और इसमें कार्तिक किसी भी तरह से उसके सामने सवाल नहीं उठाएगा और अगर कार्तिक या किसी और ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो वो बिना किसी रहम के तुरंत उन लोगों की जान ले लेगा। राजा भले ही यहाँ आने वाले लोगों पर अपनी हुकूमत चलाता रहा, पर उसे आज भी अपना ये राज दुनिया से छुपा कर रखना था कि वो इस जंगल में छुप कर बैठा है। मन ही मन उसे इस बात का डर था कि कोई भी यहाँ से वापस जाकर उसकी बात बाहर ना बता दे। इतने टाइम से यहाँ रहने की वजह से राजा ने बहुत सारे लोगों का विश्वास जीत लिया था और बहुत सारे लोग उसके सबसे खास सबॉर्डिनेट्स बन गए थे, जिन्हें वो जंगल के आसपास हमेशा बाहर की दुनिया के लोगों पर ध्यान रखने के लिए तैनात रखता था। हालांकि फिलहाल कार्तिक उसके सिचुएशन से बिल्कुल अलग था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण सा बिजनेसमैन बिलियन रुपीस का मालिक होगा। इस तरह की स्थिति में उसके पास किसी भी तरह की कोई चॉइस नहीं थी। उसे हर हाल में कार्तिक को बहुत ध्यान से ट्रीट करना था, क्योंकि उसकी एक गलती उसकी अपनी जान भी ले सकती थी और उसका राज भी सबके सामने खोल सकती थी। फिलहाल राजा बाकी चीजों के बारे में ना सोचकर ये सोच रहा था कि उसे किसी भी तरह से कार्तिक से बहुत सारे पैसे निकलवाने हैं, जिससे वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से काट सके। राजा ने अपने मन में सोचा कि 10-15 बिलियन या इससे ज्यादा रुपए निकलवा कर वो आराम से बाहर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी पाएगा। उसके बाद उसे उन परिवार के लोगों से डरने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पैसे आने के बाद वो अच्छे और ताकतवर लोगों से अपने कनेक्शंस बना सकता था और टाइम रहते इन अमीर लोगों से लड़ भी सकता था, यहाँ तक कि वो उन्हें मरवा भी सकता था और अपनी बची हुई जिंदगी को इस जंगल में ना जीकर वो बाकी लोगों के साथ आराम से जी सकता था। अब राजा जो सोच रहा है क्या वो पूरा होगा या नहीं ये कह पाना मुश्किल था, पर आगे कार्तिक के साथ क्या होगा। दरअसल यहाँ के लोगों के मन में पैसों का कोई लालच नहीं था, क्योंकि इनके लिए ये सब चीजें फालतू थी। वो लोग तो यहाँ पर बहुत ही प्रिमिटिव लाइफ जीते थे और उन्हें पैसों की कोई जरूरत थी ही नहीं। उनके बस खाने का अरेंजमेंट जानवर और फिशेस को मारकर हो जाता था और वही पहनने के लिए पेड़ पौधों की छाल का उपयोग किया जाता था। रहने के लिए पेड़ पर ही घर बना लिया जाता था। यहाँ के ट्राइब की सारी ज़रूरतें नेचर से पूरी हो जाया करती थी, इसीलिए इन लोगों को पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। यही वजह है कि ट्राइबल लोग बाहरी दुनिया के कॉन्टैक्ट से बहुत बचते थे। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो अभी अभी कार्तिक के बिजनेस और उसकी वेल्थ के बारे में सुन के हैरान हो गए थे। राजा भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया था। फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला और गंभीर आवाज में पूछा, तुम किस फैमिली के वारिस हो? तुम इस सेविस माउंटेन में कैसे आए? राजा अपनी लाइफ को किसी भी तरह के संकट में नहीं डालना चाहता था। वो हर कदम सोच समझ कर रखना चाहता था और उसके लाइफ पे संकट ना आ जाए, इसीलिए उसे कार्तिक की पहचान का पता लगाना जरूरी सा लगता था।
राजा बिना जानकारी के कार्तिक को अपने ग्रुप में शामिल अगर करता है या उसे बिना जानकारी के लिए मार ही देता है तो दोनों ही कंडीशंस उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती हैं। हालांकि वो अपने दिल में ये जानता था कि वो अभी भी इस माउंटेन का राजा है, लेकिन बाहर के बड़े परिवारों की नज़र में तो वो कुछ भी नहीं। जब तक वो इस जंगल में है तब तक वो राजा है और बाहर निकलते ही वो एक साधारण इंसान हो जाएगा। कार्तिक ने सख्त होते हुए कहा, भले ही मैं तुम्हें अपनी पहचान ना बताऊं, तुम्हें फिर भी पता चल जाएगा। सच कहूं तो तुम मुझे अपना गुलाम बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी तो मेरे सामने कोई औकात भी नहीं। राजा के सबॉर्डिनेट्स के मन में इसके राजा की तरह इतने अलग अलग टाइप के विचार नहीं आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कार्तिक उनके राजा के साथ बहुत ही एरोगेंट एटीट्यूड के साथ बात कर रहा था तो उनसे अपने राजा का अपमान नहीं देखा गया। वो तुरंत ही राजा की तरफ अपनी वफादारी दिखाने के लिए खड़े हो गए। उनमें से एक गुस्से से बोला, साले तेरी इतनी हिम्मत, राजा की इतनी इंसल्ट की तूने, तुझे मौत से डर नहीं लगता है क्या? मुझे लगता है सिखाना पड़ेगा तुझे सबक, तुझे औकात दिखानी पड़ेगी तेरी। दूसरे ने कहा, यह आदमी हमारे किसी काम का नहीं है, इसने हमारे राजा की बेइज्जती की है और तुम उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहते हो। आखिर तुम उसे किस लिए अपने पास रख रहे हो? अब मुझे हमारे राजा की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं होगी, इसे तो मार डालना चाहिए। तभी किसी ने कहा कि ये लड़का सचमुच बहुत डिटेस्टेबल है, इसे बाहर ले जाओ और इसे काट कर कुत्तों को खिलाओ। ट्राइब के लोगों ने एक एक कर कार्तिक को बहुत भला बुरा कहा। राजा से कार्तिक को सजा देने के लिए वो कहने लगे। इन लोगों की लगातार धमकियां सुन के एक बार तो कार्तिक भी डर गया, पर उसने अपने चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं आने दिया। कार्तिक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करने लगा। कार्तिक ने जब लोगों को वार्निंग देते हुए देखा तो उससे कहा, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम मुझे जाने दो, वरना यदि मुझे एक छोटी सी भी खरोच आ गई तो तुम सबको मेरे साथ दफना दिया जाएगा यहीं। कार्तिक उन्हें बिना वजह नहीं डरा रहा था, वो सच कह रहा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मित्तल फैमिली के हायर होने के बावजूद भी फ्यूचर में उसे अपनी फैमिली का बिजनेस और वेल्थ विरासत में मिलेगी या नहीं। कार्तिक को अगर किसी अपने परिवार वाले ने हर्ट किया होता तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कार्तिक को किसी बाहर वाले ने हर्ट करने की कोशिश की तो मित्तल फैमिली शांत बैठ के देखती नहीं रहेगी। मित्तल परिवार के किसी भी वंशज को अगर खरोच भी आई तो सामने वाले को उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इस मामले में मित्तल फैमिली कोई रहम नहीं करती। हालांकि इन लोगों से निपटने के लिए कार्तिक के सबॉर्डिनेट्स और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के लोग ही काफी हैं। कार्तिक को कुछ होने पर वो पक्का मित्तल फैमिली से पहले कार्तिक का बदला लेंगे। इसके अलावा कार्तिक के इंसल्ट करने की कोशिश करने वालों को ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर किया जाएगा जो वो लोग सोच भी नहीं सकते। वो अपनी जान पर खेलकर इस ट्राइब के हर एक इंसान से कार्तिक का बदला लेंगे। उनके लिए कार्तिक किसी भगवान से कम नहीं। कार्तिक की धमकी को सुनकर राजा वास्तव में एक पल के लिए शॉक में आ गया था। वो कार्तिक के साथ कुछ भी करने में थोड़ा डर रहा था। वो बाहर के बड़े परिवारों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। बाहर के दुश्मनों से बचने के लिए ही वो वहां से भागकर यहाँ आया था। वो वापस उसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था। कार्तिक की बात सुनकर राजा ने इतना तो जान लिया कि कार्तिक किसी बहुत बड़े घराने से है। वो ना ही कार्तिक को जिंदा छोड़ सकता था और ना ही यहाँ से जाने दे सकता था। अगर उसने कार्तिक को यहाँ से जाने दिया तो उसके बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो यहाँ राजा बनकर छुपा बैठा है। एक बार अगर उसके पुराने दुश्मनों को कहीं से पता चल गया कि वो यहाँ है तो उसकी इतनी अच्छी खासी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। वो उसको खोज कर मार डालेंगे। वहीं अगर उसने कार्तिक को जाने नहीं दिया तो वो कार्तिक को मार भी नहीं पाएगा और उसे जिंदा भी नहीं रख पाएगा। अगर कार्तिक को जान से मार डाला और ये बात अगर किसी तरह कार्तिक के परिवार वालों को पता चल गई तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। और कार्तिक यहाँ रहना भी नहीं चाहता। भले ही उसे यहाँ बंदी बनाकर लाया गया है, फिर भी कार्तिक के सबॉर्डिनेट को पता चलने के बाद तो वो उसे खोजने के बाद और वो सब लोग उसका कभी सामना नहीं कर पाएंगे। राजा को अपनी शक्ति और ताकत के बारे में पता तो था, पर वो इतना ताकतवर भी नहीं था कि बाहर के बड़े परिवारों से लड़ सके। राजा को अपनी हार का डर सताने लगा था। तभी उसे याद आया कि कार्तिक को किस तरह से यहाँ लाया गया है। इसीलिए वो कार्तिक की तरफ से रिलैक्स हो गया, क्योंकि कार्तिक ने खुद बताया था कार्तिक कहीं से भागते हुए यहाँ आया है। इसका मतलब वो अभी बाहर नहीं जा सकता है, यानी अभी उसके पास कार्तिक से निपटने के लिए काफी टाइम है। राजा ने हिम्मत करके कार्तिक का मजाक बनाते हुए कहा, कैद में होने के बाद भी मुझे धमकी दे रहे हो? सोच रहे हो कि तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा मैं? ये सेविज माउंटेन है, जंगली लोगों का पहाड़। एक बार स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन यहाँ अंदर घुसकर आना बहुत मुश्किल है, और फिर बाहर निकलना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां तुम फ्रीली घूम सको। अब चुपचाप एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह इस जेल में पड़े रहो। कार्तिक की तरफ से ध्यान हटाकर राजा ने एक बार फिर अपना ध्यान उन सुंदर लड़कियों पर लगाया जिन्हें उसके सबॉर्डिनेट्स ने उसके लिए इकट्ठा किया था। एक बड़ी सी जेल के भीतर 70 से 80 सुंदर लड़कियां थी जिन्हें अलग अलग ट्राइब्स से पकड़ा गया था। उन सुंदर लड़कियों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो डर के मारे कांप रही थी। हालांकि राजा की नज़र में वो बहुत साधारण लड़कियां थी। उनके रंग रूप भी कुछ खास नहीं थे। ट्राइब तो कई थे, पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी। उनमें भी लड़कियों की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी। ऐसे में खूबसूरत लड़कियों का मिलना ही बहुत मुश्किल था। जब से इस राजा ने खुद को राजा घोषित किया है, तब से इनके पास हर दिन नई नई लड़कियों के साथ खेलने के अलावा एंटरटेनमेंट का कोई और साधन नहीं था। ये लड़कियों को किसी सामान की तरह ट्रीट करता था। हालांकि राजा अगर एक बार किसी औरत के साथ मौज मस्ती कर लेता था, तब भी वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ढेर सारे इनाम देता था।
इस इनाम के लालच में राजा के सबॉर्डिनेट्स बाहर निकलकर पूरे माउंटेन में फैलकर खूबसूरत लड़कियों को खोजने के लिए तैयार रहते थे। राजा के सबॉर्डिनेट्स जो लड़कियां लाए हैं वो खूबसूरत है या नहीं इसका फैसला राजा करता था, और खूबसूरत लड़कियों को ना लाने पर वो सरदारों को पनिश भी करता है। इधर जब कार्तिक और किंग आपस में बातें कर रहे थे तब रितिका जेल के कोने से उन दोनों को देख रही थी। उसे कार्तिक की चिंता हो रही थी। उसे डर था कि अगर राजा और कार्तिक आपस में झगड़ पड़े तो राजा कार्तिक को मार डालेगा। कुछ देर तक उनकी बातें सुनने के बाद रितिका को एहसास हुआ कि राजा थोड़ा सा डर रहा है। किसने सोचा था कि राजा इतना डर जाएगा कि कार्तिक से बातें करने की जगह वो अपने सबॉर्डिनेट की लाई हुई ब्यूटीफुल वुमेन की तरफ देखने लगेगा। किंग की नजर सबसे पहले जिस लड़की पर पड़ी थी वो रितिका थी। रितिका को देखते ही राजा की आंखें फैल गई, चेहरे पे एक स्कैरी सी स्माइल आ गई। रितिका की खूबसूरती के बारे में कहने की कोई जरूरत थी नहीं, खासकर तब जब वो नेटिव वुमेन के बीच में खड़ी हुई थी। रितिका इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे मुर्गियों के झुंड में कहीं से हंस आ गया हो। रितिका की खूबसूरती किंग की आंखों में इस कदर बस गई कि उसे रितिका के अलावा बाकी लड़कियां बहुत ही ऑर्डिनरी लगने लगी। रितिका इन नेटिव वुमेन के बीच में किसी गॉडेस की तरह लग रही थी। इस माउंटेन किंग को रितिका से मिलने की जल्दी हो रही थी। अब वो और ज्यादा रुक नहीं सकता था। लगभग हाथों को मलकर भागते हुए जेल के सामने जाकर खड़ा हो गया और घूर घूर कर रितिका को देखने लगा। राजा ने अपने सबॉर्डिनेट्स को बेसब्र होते हुए ऑर्डर दिया कि खोलो खोलो, इस जेल के गेट को खोलो, जल्दी खोलो। मुझसे बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं इस खूबसूरत लड़की को अच्छे से एंटरटेन करना चाहता हूँ। माउंटेन किंग की लाइफ बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट थी। वो खुद तो कोई काम नहीं करता था बल्कि दूसरों से काम करवाता था। उसकी देखभाल में लगभग 100 लड़कियां लगी हुई थी जो डेली उसका ख्याल रखती थी। वो इस बात का खास ख्याल रखती हैं कि किंग को किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। हालांकि बाकी प्रिमिटिव लोग राजा की इस लाइफ से जलन रखते थे। जब जेल का गेट खुला तो किंग को थोड़ा सा धक्का लगा। इस जेल में जो भी नेटिव वुमेन थी उनका ना रंग अच्छा था, ना रूप उनकी, ना स्किन अच्छी थी, पर उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नेटिव वुमेन की तुलना बाहर की ब्यूटी से नहीं की जा सकती थी। अपने ब्यूटीफुल फेस एंड बॉडी की वजह से बाहर के वुमेन यहाँ की नेटिव वुमेन की तुलना में काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। राजा लंबे समय से इसी प्रयास में था कि उसका साथ देने के लिए बाहर से कोई खूबसूरत लड़की उसे मिल जाए, पर यह राजा का दुर्भाग्य ही था कि इस बारबेरियन माउंटेन में प्रवेश करने वाले अधिकतर आदमी ही हुआ करते थे। अगर महिलाएं किसी तरह से इस माउंटेन में प्रवेश कर भी गई तो या तो वो खूबसूरत नहीं होती थी या फिर यहाँ के हार्श एनवायरनमेंट में ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाती थी। इस वजह से राजा की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी, पर जब से उसने रितिका को देखा था उसे यकीन हो गया था कि अब उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। वो किंग रितिका से मिलने को बहुत ज्यादा बेताब था। उसने रितिका की तरफ हाथ हिलाकर कहा, ब्यूटीफुल लेडी, जल्दी से मेरी बाहों में आओ, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। कार्तिक ने जब राजा की बात सुनी तो उसे शॉक लग गया, क्योंकि राजा जिस लड़की को बुला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रितिका थी। ये देखकर कार्तिक का खून खौलने लगा। रितिका उसकी कलीग और उसकी फ्रेंड थी। कोई उसकी फ्रेंड की इस तरह इंसल्ट करे ये कार्तिक को हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर कार्तिक कैद में नहीं होता तो रितिका को बचाने के लिए बिना सोचे समझे किंग से लड़ जाता। कार्तिक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, राजा, लगता है तुम अपनी लाइफ से बोर हो गए हो, इसलिए अब जीना नहीं चाहते हो। जिस लड़की को तुम छूने की कोशिश कर रहे हो वो मेरी कलीग और फ्रेंड है। खबरदार, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने मेरी फ्रेंड को जरा सा भी छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। राजा कार्तिक से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसे उसकी पहचान पता नहीं थी, पर अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रितिका के रूप में कार्तिक की बड़ी कमजोरी उसके हाथ लग गई थी और उसे तड़पते हुए देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। अब भले ही कार्तिक हेवन का भी राजा हो, वो इस ब्यूटी को उससे भी छीन लेता। प्रिमिटिव लाइफ कितनी बोरिंग हो सकती है ये उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था, और इस बोरियत को सिर्फ एक ब्यूटीफुल लड़की ही दूर कर सकती है, और उस ब्यूटीफुल लड़की के रूप में किंग को रितिका मिल गई थी। अब क्या होगा? रितिका